जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हो रही आतंकी घटनाओं के बीच सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली जब लश्कर के एक कमांडर को गिरफ्तार किया गया। जिस इलाके से लश्कर कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार किया गया, वहीं कुछ और आतंकियों के छिपे होने की भी खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की घेराबंदी कर दी। थोड़ी ही देर में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। मुठभेड़ के वक्त न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा और फायरिंग शुरू होते ही एहतियातन रिपोर्टर को झुकना पड़ा। देखिए इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। न्यूज 18 की टीम उस इमारत के बेहद करीब रही जहां आतंकी छिपे हुए थे। इस वक्त जैसा कि आप सुन सकते हैं, धमाके हो रहे हैं और साथ ही फायरिंग हो रही है। बिल्कुल साथ में ही ये एनकाउंटर चल रहा है। लगातार मुठभेड़ वाली जगह से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती रही। गोलीबारी तेज होने से पहले ही सेना ने काफी दूर तक इलाका खाली करवा दिया, लेकिन गोलियों का शोर काफी दूर तक सुनाई देता रहा। हालांकि सुरक्षा बल के लिए इस इलाके को खाली कराना आसान नहीं था, क्योंकि जिस जगह आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली वो एक रिहायशी इलाका है। संकरी गलियों वाले इस इलाके में बड़ी संख्या में आम लोग भी रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती इलाके को खाली कराने की थी। सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने की पहचान करते ही इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि सिविलियंस जो वहां पे फंसे हुए थे, एनकाउंटर स्पॉट पे उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। देख सकते हैं आप, ये उसी एरिया में फंसे हुए थे। अब इनको सुरक्षित यहाँ तक निकाला गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं और बच्चों को निकालकर दूर ले जाया जाने लगा। बाहर निकाले जा रहे लोगों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। इस बीच एक बुजुर्ग भी अपने घर में फंसे थे जो तेज नहीं चल सकते थे। सेना के जवान उन्हें खुद ही निकाल कर ले जाते हुए दिखे। इस मुठभेड़ के शुरू होने से पहले सुरक्षा बल ने नदीम अबरार नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया, जो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में नदीम की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हुई सुरक्षा बल के जवानों की हत्याओं के मामले में नदीम अबरार का हाथ हो सकता है। पुलिस अब नदीम अबरार से पूछताछ के जरिए इससे जुड़ी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि नदीम की गिरफ्तारी लश्कर और टीआरएफ जैसे संगठनों को बड़ा झटका साबित हो सकती है। सौभाग्य की बात यह कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पिछले कुछ साल से सुरक्षा बल ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन किए हैं। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने एक साथ मिलकर पेशेवर अंदाज में ऐसी कई मुठभेड़ों के दौरान आतंकियों का खात्मा किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर में एजेंसियों को इस तरह के ऑपरेशन करने और इस दौरान सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का अच्छा खासा अनुभव है। रिहायशी इलाके में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए सबसे अहम आम लोगों को बचाना होता है और सुरक्षा बल ने श्रीनगर में सबसे पहले यही किया। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह के घर का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि उनके तार नशे की तस्करी के एक आरोपी राजीव भगत से जुड़े और इसी मुद्दे पर यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह के घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिसके बाद गुस्से से तमतमाए प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे एक बैरिकेड को हाथों में उठा लिया। लेकिन इसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उस बैरिकेड को थामे रखा। इसके बाद भी वहां काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। प्रदर्शनकारी बंगले के अंदर जाने में पूरी ताकत लगा रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने में। इस हंगामे के बीच कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते हुए निकलने में कामयाब भी हो गए, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आगे खड़ी पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें पकड़ लिया। सौभाग्य की बात है कि पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही अकाली दल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब पार्टी ने उन पर नशे की तस्करी मामले में केस दर्ज करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना के खिलाफ भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान ने दुनिया के सभी देशों को पछाड़ दिया और कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाया गया। यानी भारत ने अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। ऐसा तब है जब भारत में इसी साल 16 जनवरी से टीका लगाने की शुरुआत हुई थी, जबकि अमेरिका में पिछले साल 14 दिसंबर को ही वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 32 करोड़ 36 लाख डोज लगाई जा चुकी। वहीं अमेरिका में अब तक 32 करोड़ 33 लाख डोज लगाई गई।
अब सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश में रोजाना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाई जाए। अफवाहें फैलती हैं या फैलाई जाती हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और एक पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ओडिशा के बालेश्वर में अग्नि सीरीज की एडवांस्ड मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, जो करीब 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यानी 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। बताया गया कि अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली एडवांस तकनीक को मिलाकर इस नई मिसाइल को बनाया गया, जो आने वाले दिनों में अग्नि 1 की जगह ले लेगी। अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल को 2004 में सेना में शामिल किया गया था, जो 900 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ बेखौफ बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। बताया गया कि बदमाशों ने बीती रात एक कपड़ा कारोबारी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में कपड़ा कारोबारी और उसके दोनों बेटों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। जिस मकान में तीनों की हत्या की गई, उसी के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी। बताया गया कि बदमाशों ने शुरुआत वहीं से की। कपड़ा कारोबारी को मारते हुए वो बदमाश पहली मंजिल पर पहुंचे और उसके दोनों बेटों को भी मार दिया। ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस कमरे में भी जाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रात के अंधेरे में जब ये सब कुछ हुआ तो इलाके के कुछ लोग इसके गवाह भी बन गए। करीब 6 से 7 लोग थे मौजूद, फायरिंग कर रहे थे। करीब लोगों ने 12 से 15 राउंड फायरिंग की है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंची। मकान और दुकान के चप्पे चप्पे को छानने के बाद पुलिस अफसर ने भरोसा दिया कि इस हत्याकांड की गुत्थी को जल्द ही सुलझाया जाएगा। 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। हत्या के बाद मकान के कुछ हिस्सों में खून के धब्बे भी दिखाई दिए। वहां सामान भी तितर बितर मिला। सौभाग्य की बात है कि रात के सन्नाटे में हुए इस हत्याकांड ने सुबह होते होते सभी को सन्न करके रख दिया। बताया जा रहा है कि जिस कारोबारी और उसके दोनों बेटों को मारा गया वो उस इलाके का बड़ा व्यापारी था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बदमाशों के इरादे क्या थे और वो लोग कौन थे। कोलकाता में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने फर्जी वैक्सीनेशन अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां वैक्सीन कैंप लगाने वाले एक नकली IAS अधिकारी को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद लेफ्ट के छात्र संगठनों ने इस फर्जी अधिकारी और TMC के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर नगर निगम के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो लोग भड़क गए और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों की सख्ती के आगे वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि TMC के कई नेताओं ने पकड़े गए फर्जी IAS अफसर देवांजन देव के साथ मिलकर वैक्सीन घोटाला किया। स्टेट का जो पावर में है TMC, इसका लोग है। TMC लीडर्स के साथ इसका नाता है, रिश्ता है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने इंजेक्शन के कटआउट के साथ सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। सौभाग्य की बात है कि जिस फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार किया गया था उसके कैंप में TMC की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भी वैक्सीन लगवाई थी। इसी के बाद से लेफ्ट से जुड़े संगठनों ने ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए। सोशल मीडिया के नए नियमों पर ट्विटर और केंद्र के बीच चल रही तनातनी के बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा ही गलत तरीके से दिखा दिया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। ये दूसरा मौका है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया। करीब 1 साल पहले भी ट्विटर ने ऐसी ही हरकत की थी और उस वक्त भारत का जो नक्शा दिखाया गया था उसमें लेह को चीन का हिस्सा बता दिया गया था। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और बहुत जल्द ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। 3 दिन पहले ही ट्विटर ने अमेरिकी कानूनों का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया था और बाद में अपनी गलती सुधारते हुए करीब 1 घंटे बाद उनके अकाउंट को अनलॉक कर दिया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 4 धाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर रोक लगा दी। न्यूज 18 के अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट की वजह से 4 धाम यात्रा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई और चारों धाम से श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
असल में पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड सरकार ने शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया था और चारधाम की यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट को भी जरूरी किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कुंभ के दौरान कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और यात्रा पर रोक लगा दी। मुंबई के वडाला रोड स्टेशन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ट्रेन पर चढ़ते वक्त एक आदमी का पैर फिसल गया। हादसे के वक्त स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे और आरपीएफ की एक जवान भी वहां ड्यूटी पर तैनात नजर आई। थोड़ी देर में वहां रुकी हुई ट्रेन चल पड़ी और वो आदमी उससे नीचे उतर गया। फिर अचानक उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए उस आदमी ने दौड़ लगा दी। इसी हड़बड़ी में ट्रेन पर चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके गिरते ही आरपीएफ की जवान उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उस जवान ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़कर खींचा और ट्रेन से दूर कर दिया। इस हादसे में उस आदमी की जान बाल बाल बची। सौभाग्य की बात है कि चलती ट्रेन में चढ़ते या उससे उतरते वक्त जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की गलतियां करने से हम बाज नहीं आते। मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मास्क को मजाक समझने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर में घूम घूम कर अभियान चलाया। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन थाने पहुंचे महज 2 लोग। बाकी लोग थाने पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गए, क्योंकि मौका मिलते ही बीच रास्ते में ही वो पुलिस की गाड़ी से उतरकर भाग निकले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हालांकि इससे पहले एसडीएम और चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अगुवाई में एक टीम सरेआम बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को हिरासत में लेती नजर आई। लेकिन एक मोड़ पर पुलिस की गाड़ी के पहिए थोड़े धीमे क्या पड़े, तस्वीरों में 3 लोग उसका दरवाजा खोलकर भागते हुए रिकॉर्ड हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इससे हुआ ये कि आखिरकार थाने सिर्फ 2 लोग ही पहुंचे। सौभाग्य की बात थी कि पुलिस और प्रशासन ने कोरोना काल में नियम तोड़ने वालों को पकड़कर धूप में खूब पसीना बहाया, लेकिन पुलिस की गाड़ी में पीछे की तरफ लोगों के साथ कोई पुलिस वाला न बैठाकर खुद ही अपनी मेहनत पर पानी भी फेर दिया। पुलिस की इस लापरवाही पर एसडीएम इतना नाराज हुए कि जो 2 लोग थाने में पहुंचे भी एसडीएम ने चिढ़कर पुलिस से उन्हें भी छोड़ने को कह दिया। 26 जनवरी को हुई लाल किले हिंसा के मामले में दाखिल चार्जशीट में खालिस्तानी कनेक्शन का जिक्र किया गया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि चार्जशीट में भीड़ को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार इकबाल सिंह को खालिस्तान समर्थक बताया गया और दावा किया गया कि जिस समय वो लोगों को भड़का रहा था उसके बाद कनाडा से एक कॉल आई थी। पुलिस अब उस कॉल और खालिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही। यही नहीं, पुलिस ने बताया कि इकबाल सिंह के मोबाइल से एक बैनर मिला है जिसमें लिखा है कि दिल्ली फतेह मिशन 2021। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में इकबाल सिंह ने बताया कि लाल किले पर झंडा फहराने पर उसे खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से पैसे मिलने वाले थे। मुंबई से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना से बचाव के तरीकों से बच्चों को जागरूक करने के लिए अशोक कुर्मी नाम के एक शख्स ने अनोखा तरीका निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिससे बच्चों को बचाने के लिए मुंबई में इस शख्स ने जोकर के भेष में जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वो शहर के अलग अलग इलाकों में घूमकर बच्चों को जागरूक करने के काम में जुटे हैं। रंग बिरंगे लिबास और जोकर के गेटअप में उन्होंने गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को खेल खेल में कोरोना से बचाव के कई तरीके सिखाए। बाहर से खेल के घर पे आएंगे तो हाथ धोना और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दूर रहना है। अशोक कुर्मी ने बताया कि इस काम के लिए उन्होंने जोकर की वेशभूषा को ही क्यों चुना। बच्चों को संदेश देने के लिए, उनको ये कोरोना के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए मैंने जोकर का रूप धारण किया है। कोरोना से बचाव के उपाय सीखने के बाद बच्चे भी काफी खुश दिखे। 1 मीटर दूर खड़े रहने को बोलते हैं और अच्छे से हाथ धोने को बोलते हैं, मास्क भी पहनने को बोलते हैं। इस अभियान के तहत अशोक कुर्मी ने न केवल ऐसे बच्चों को कोरोना से बचाव का पाठ पढ़ाया, बल्कि उनमें मास्क और साबुन भी बांटे ताकि वो उन चीजों को अपनी आदत बना लें। सौभाग्य की बात है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीती दोनों लहरें भी हमें बहुत कुछ सिखा गई हैं। ऐसे में कई लोग बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के तरीके समझाने के लिए खुद आगे आ रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक गहने की दुकान में लूट की कोशिश करने के आरोप में एक पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक आदमी उस गहने की दुकान में दाखिल होता नजर आया और उसने दुकान के मालिक पर पिस्तौल तान दी। थोड़ी देर बाद एक महिला भी वहां पहुंच गई। इसके बाद उस आदमी ने दुकान में मौजूद सभी लोगों के हाथों को ऊपर करवाया और उन्हें पीछे की तरफ घुमाकर खड़ा कर दिया। इस बीच उसकी महिला साथी ने अपने पास मौजूद बैग को खोला और उसमें गहने भरने लगी।
इसके बाद उन दोनों आरोपियों ने दुकान के एक कर्मचारी से वहां रखे गहनों को निकलवाया और उन्हें भी बैग में डालने लगे। इस दौरान दोनों ने उसके साथ मारपीट भी की। थोड़ी देर बाद एक आरोपी दुकान में मौजूद दूसरे कर्मचारी के हाथों को रस्सी से बांधने लगा और बताया गया कि तभी वहां मौजूद बाकी लोगों ने दोनों को धर दबोचा। अचानक से उन लोगों ने दुकान मालिक को पिस्टल बता के उनके पास जो भी गहना है वो दे देने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ लूट की कोशिश का मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। सौभाग्य की बात है कि दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बताया गया कि पुलिस ने जिस पति पत्नी को गिरफ्तार किया वो पेशे से दर्जी हैं और कोरोना की वजह से वो पिछले 1.5 साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और इसी वजह से दोनों ने अपराध की राह पर चलने की ठानी, जिसने उन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के राहत पैकेज का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर हेल्थ सेक्टर पर रहा। हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया। ये पैसा कोई भी कारोबारी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने में के लिए लोन के तौर पर ले सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम ब्याज 7.95% का होगा, जो बाजार की दरों से काफी कम है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से छोटे शहरों में स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत छोटे कारोबारी 1.25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं टूरिज्म सेक्टर के लिए भी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, जिसके तहत 11,000 टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंसियां लोन ले पाएंगी। गाइड को 1 लाख रुपए, एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं 31 मार्च 2022 तक भारत आने वाले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि बीच सड़क पर अचानक गाड़ियों की चेकिंग शुरू होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे वो बस सड़क पर पलट गई और कई लोग उसके नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और घायलों की जान बचाने में जुट गए। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद बिना वक्त गंवाए घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं हादसे वाली जगह पर एक क्रेन भी मंगाई गई, जिसकी मदद से उस बस को सीधा किया गया। जीप चालक ने नियंत्रण खो दिया, वो पलट गई, पीछे से आ रही एक बस भी उससे टकराई है। इस घटना के बाद हाईवे पर एक तरफ के ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सौभाग्य की एक बात है कि बीच सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, जो बस के ड्राइवर को नहीं दिखी और वो आगे खड़ी एक गाड़ी से टकराकर पलट गई। हालांकि आसपास के लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस वाले चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और यही वजह रही कि अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए। बिहार के कटिहार में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। वहां वार्ड नंबर 45 के पार्षद मंजूर खान ने कोरोना का टीका लगवाने वालों के लिए टीका लगाओ इनाम पाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत वहां वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और जिनका नाम उस लकी ड्रॉ में निकलेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। जिसका पता चलते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां वो लोग भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने पहुंचे जो इसे लेकर गलतफहमी का शिकार थे। जो टीकाकरण के खिलाफ एक जो लोगों में भ्रम था वो दूर करने की एक नायाब कोशिश किया जा रहा है। इलाके के लोग अपने घरों से निकलें और महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाएं। इसके लिए इनाम में दी जाने वाली चीजों को वैक्सीनेशन सेंटर पर सबके सामने रखा गया, जिनमें टीवी, साइकिल, पंखा, घड़ी और लंच बॉक्स शामिल थे। हमको लगा कि कुछ न कुछ उपहार रखा जाए तो लोगों को टीकाकरण के केंद्र में लाने में जो है सफलता मिलेगी। इस सेंटर पर जो भी लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे उनमें ज्यादातर के चेहरे मास्क या कपड़ों से ढके नजर आए। हालांकि जरूरी दूरी की कमी वहां साफ तौर पर देखी गई। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई लोगों में भ्रम है कि उसे लगवाने से उनकी मौत हो सकती है या वो बीमार हो जाएंगे या और इसकी वजह से वो टीका नहीं लगवा रहे। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की अनोखी पहल की गई ताकि इनाम के ही लालच में लोग टीका लगवाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए।